नमस्कार दोस्तों। लगभग ऑब्जेक्शन फाइल करने के 1 महीने से भी ज़्यादा टाइम के बाद काफ़ी तोड़जोड़ करने के बाद फाइनली बीपीएससी 5 क्वेश्चन डिलीट की और 5 का आंसर चेंज की। और मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं कि अभी भी इनके 4-5 प्रश्नों का उत्तर गलत है। वो मैं आगे दिखाऊंगा और बताऊंगा कि हम लोग आगे क्या प्लान कर रहे हैं। आखिर बीपीएससी को इतना लंबा टाइम लगा क्यों? ये 10 क्वेश्चन तो फाइनली बीपीएससी ने एक्सेप्ट किया कि 10 क्वेश्चन हमारा प्रॉब्लम था, तो सर आप प्रोविजनल आंसर की में भी इसको चेंज करा सकते थे। बच्चों से आप 250-250 रुपया एक्स्ट्रा मंगवा के अब क्या फायदा हुआ? प्रोविजनल में आपके सारे सही हैं, उसके अलावा इतना लंबा टाइम क्यों लगा? और उसके बावजूद भी अभी भी आपके प्रश्न गलत हैं। आपने जो उत्तर दिया है उत्तर गलत है। अभी भी आपने मनमानी ही कर रहे हैं। अभी भी आपके एक्सपर्ट्स के पास अधूरा ज्ञान है। या तो अधूरा ज्ञान है या फिर वो फेयर एग्जामिनेशन की नहीं रिलीज करना चाहते। आइए चलते हैं, देखते हैं। उससे पहले आप लोगों को बता दूं, जैसे ही 71वीं बीपीएससी की प्रीलिम्स की परीक्षा हुई थी, जहां पे सभी लोग आंसर के निकालने में बिजी थे और आंसर की इन्होंने भी इस लेवल पे निकाला, बाकी सारे जितने भी कोचिंग वाले हैं इकहत्तरवीं बीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा हुई। परीक्षा होने के बाद सभी कोचिंग वाले आंसर की निकालने का प्रयास कर रहे थे, इंक्लूडिंग मी। मैं भी इस आंसर की के पे रिसर्च कर रहा था कि हाँ कौन कौन सा आंसर सही है। बट वाइल फाइनलाइजिंग द आंसर आई फाउंड के बहुत सारे क्वेश्चन की फ्रेजिंग गलत है। बहुत सारे क्वेश्चन करना तो सिर पैर ही नहीं है। डेटा गलत, फ्रेमिंग गलत। आई वॉज परप्लेक्स्ड टू सी द क्वेश्चंस के इतने घटिया लेवल के एक्सपर्ट्स क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं और उसके बाद साल भर का समय होता है। आखिर अगर आपने 150 में से मान लेते हैं आपसे 130 क्वेश्चन सही बना दिए आपने, अगर 20 क्वेश्चन की आपकी फ्रेमिंग गलत है तो एग्जाम में तो बच्चे के ऊपर बहुत टेंशन क्रिएट हो रहा है ना। अब वो एग्जाम ये रैंडम लक बाई चांस हो गया। आई डिसाइडेड रादर देन ब्रिंगिंग आंसर की, जहां पे सभी लोग आंसर की निकाल के बीपीएससी की चरण वंदना करने में बिजी थे, वाह क्या पेपर बनाया, वाह क्या पेपर बनाया है। आई वॉज द फर्स्ट वन टू ब्रिंग आउट स्टूडेंट के लिए कि स्टूडेंट के सामने में कि ये क्वेश्चंस गलत हैं। एंड स्टूडेंट्स रियलाइज्ड यस आप सही बोल रहे हो। उसके बाद हम लोगों ने ग्रुप फॉर्म किया और 1400 टोटल ऑब्जेक्शंस किए गए थे एज पर ऑफिशियल। मेरे पास कंफर्मेशन नहीं है, बट डिफरेंट यूट्यूब चैनल के थ्रू आई हैव कम टू नो दैट कि 1400 ऑब्जेक्शंस किए गए थे। उस 1400 ऑब्जेक्शंस में से हमारे ग्रुप से लगभग 1000 ऑब्जेक्शंस हुए हैं और उसमें मेजॉरिटी क्वेश्चंस के प्रूफ मैंने अवेलेबल कराए थे बच्चों के ग्रुप में। जब हम लोगों ने पूरी प्रक्रिया शुरू की थी कि हम लोग क्वेश्चन डिलीट कराने की जब हमने प्रक्रिया शुरू की थी, जब मैंने वीडियो फर्स्ट टाइम लेके आया था, तो कुछ और हमारे मित्र हैं जो मेरे यूट्यूब चैनल पे आके बड़ी प्यारी प्यारी बातें लिख के गए थे। आज सोचा कि आज उनको भी थोड़ा जवाब दे दिया जाए। एक भाई बोले आके कि तुम मार्स पे चले जाओ, इस दुनिया में तुम्हारे जैसे इंसान का काम नहीं है। बिकॉज मैं क्वेश्चंस को क्रिटिसाइज कर रहा हूं, मैं क्वेश्चन को बता रहा हूं क्या क्या कमियां हैं। कोर्स बेचने के लिए तुम ये बात कर रहे हो। भाई कितनी बार देखो मेरा कोर्स को लेके वीडियो लेके प्रमोट करते हुए। जस्ट कम टू माई यूट्यूब चैनल एंड टेल मी कि विच वीडियो में आके बोलता हूं कि यार मेरा कोर्स खरीदो, मेरा कोर्स खरीदो। हाँ सब क्वेश्चन गलत है, जिनका बुक का सब गलत जितना होगा सबको फ्री मार्क्स मिलना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट फ्री मार्क्स यार। उसके बाद पूरे 185 कैंसिल करवा दो। श्रीमान जी कट ऑफ 90 के आसपास रहेगा। आप कम बताने के कारण हर कोई जानता है। आप बताकर मेन सा कोर्स बेचने की योजना चला दी है। अब ये काम हमारा नहीं है, जिनका काम है उनसे जाकर बोलो। हम कोई गोदी शिक्षक नहीं है। सही जा रहे हैं मास्टर जी, पूरे 150 क्वेश्चन। भाई स्टूडेंट बनो ना कि वकील। क्यों? लॉजिकल बात करना क्या वकालत है? और वकालत है तो हम वकालत करते हैं, पर हम गोदी शिक्षक नहीं है।
और एक शिक्षक भैया मूल रूप से विद्रोही होता है। विद्रोही मतलब वो एस्टैब्लिशमेंट, जो ऐसे मूलभूत सिद्धांत है, जो संवैधानिक सिद्धांत है, उनके खिलाफ में अगर कुछ भी होगा तो बात करना। बीपीएससी भले एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन संवैधानिक संस्था होने के बावजूद भी संविधान के जो मूलभूत सिद्धांत हैं, संविधान के जो मूल्य हैं, उनके खिलाफ जाके कई सारे काम किए। मेंस की इवैल्यूएशन में इनके प्रॉब्लम है, इनके प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम है, इनसे एक क्वेश्चन पेपर सेट नहीं हो पाता। और सबसे बड़ी बात है, अगर आपने 10 के 10 क्वेश्चन अभी भी आपने माना है, आपके 5 क्वेश्चन गलत है और 5 क्वेश्चन आपने डिलीट किया है, तो आप उन एक्सपर्ट्स के ऊपर आपने क्या कार्रवाई की जिन्होंने इस पेपर को बनाया था? यूपीपीएससी ने कार्रवाई की ना। सो आप भी एक नोटिफिकेशन निकालेंगे ना कि हमने इन एक्सपर्ट्स को अपने पैनल से बाहर निकाल दिया, और यूपीएससी को भी हमने पत्र से सूचित कर दिया है कि हाँ, हम इन एक्सपर्ट्स को कहीं नहीं इनसे सेवा ली जाए। क्यों आप उन एक्सपर्ट्स के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं करेंगे जो प्रोविजनल को प्रोविंशियल लिखता है? ऐसे मंद बुद्धि के एक्सपर्ट से पेपर क्यों बनाया जाता है? लगता है सर जी थोड़ा ज्यादा ही अव्यवहारिक और कट्टर आदर्शता का नशा कर लिया है। भाई ना तो अव्यवहारिक हूं ना ही कट्टर हूं। आई एम ऑल सेइंग I just want to follow the democratic principle enshrined in our constitution. एग्जामिनेशन फ्री एंड फेयर होना चाहिए, कोई सा भी एग्जाम हो, और शुरुआत बीपीएससी से ही होगी। बीपीएससी हैज टू मेक अ पेपर एरर फ्री, और एरर पेपर बनाते हैं आप सर तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि एरर है। आप लीपा पोती नहीं करेंगे, जो आपने इस बार भी किया है। 10 क्वेश्चन आने के बावजूद भी आपके डंके की चोट पे कह रहा हूं कि आपका क्वेश्चन का आंसर की अभी भी गलत है। अगर नहीं है तो अपने एक्सपर्ट्स को सामने बिठाओ, इधर से हम बैठेंगे और आ जाओ 1-to-1 डिबेट कर लेते हैं। वो भी अपने प्रूफ्स लेके, हम भी अपने प्रूफ लेके आते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट लेके आएंगे। सुनो, आज पहले बात करते हैं कभी और कौन कौन से क्वेश्चन गलत हैं, और उसके बाद बात करेंगे कि आगे हम लोग क्या प्लान करने वाले हैं। सबसे पहला बिहार का डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला क्वेश्चन, इन्होंने बिहार के इकोनॉमिक सर्वे को कोट करते हुए लिखा है कि बिहार के इकोनॉमिक सर्वे में ऐसा लिखा गया है कि ये चीज, उसके आधार पर इन्होंने सही माना है। मैं आपको यहां पे बता दूं, डंके की चोट पे 100% ये क्वेश्चन गलत है। बिहार इकोनॉमिक सर्वे इज ऑल्सो इनकरेक्ट, और इसके लिए हम लोगों ने बिहार इकोनॉमिक सर्वे के फाइनेंस सेक्रेटरी को एससीएस बकायदा उनको आरटीआई और उनको ईमेल करके अवगत करा दिया है कि आपकी यहां गलती है। आज तभी तक आरटीआई का जवाब नहीं आया है। उनका फर्स्ट अपील में हम लोग जा चुके हैं, डेट फेल हो चुका है। नाउ वी विल आस्क ऑन द एफिडेविट, आपने किस आधार पे बिहार के डेमोग्राफिक डिविडेंड को 2041 में पीक बनाया है? क्या बिहार कोई इंडिपेंडेंट सर्वे किया था? सबसे पहली बात आपको दिखाएं, ये दिस इज द ओनली डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल सर्वे डेटा करके निकालता, जो ओरिजिनल डेटा है। दिस इज द सेंसस 2011 नेशनल प्रोजेक्शंस फॉर इंडियन स्टेट्स। 2036 तक का इन्होंने प्रोजेक्शन निकाला हुआ है, और इसमें आप जाएंगे तो यू विल फाइंड कि बिहार के बारे में ही बात की गई है। बिहार का बिल्कुल ही डिटेल्ड में बिहार के सारे डेटास दिए गए हैं। तो दिस इज द ओरिजिनल डेटा, और इसी के बेसिस पे सारे कैलकुलेशंस डिराइव किए गए हैं। 2036 तक का जो है प्रोजेक्शन नेशनल पॉपुलेशन कमीशन के द्वारा पब्लिश किया गया है। इसके बाद सेंट्रल इकोनॉमिक सर्वे ने उसी डेटा को इंटरप्रेट करके 2041 तक का प्रोजेक्शन निकाला। एंड देयर दे हैव कैटेगोरिकली मेंशन्ड कि दैट वर्किंग एज पॉपुलेशन विल कंटिन्यू टू राइज थ्रू 2041 स्टेट्स लैगिंग बिहाइंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, पर्टिकुलर बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। सो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का इकोनॉमिक सर्वे है, जो ओरिजिनल डेटा है,
सब कुछ हटा दो, ओरिजिनल डेटा को उठा के अगर आप मैथमेटिकली भी कंप्यूट करेंगे कि जिस स्टेट का फर्टिलिटी रेट सबसे हाईएस्ट है उनका उसका डेमोग्राफिक डिविडेंड सबसे पीछे आएगा। पॉपुलेशन बेस हमारा बड़ा है, हमारी फर्टिलिटी रेट हाईएस्ट है, सो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड का पीक पीछे आएगा। नेशनल पीक और हमारा पीक कॉइंसाइड नहीं कर सकता है। अगर इन मूर्ख लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है, सर आप एग्जाम लेना छोड़ दीजिए, आप लॉटरी सिस्टम लगवा दीजिए प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, बेहतर होगा। सो बिहार इकोनॉमिक सर्वे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज टू गिव वन एफिडेविट, यस वी स्टैंड बाय व्हाट वी हैव रिटन। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट लेजिस्लेचर, आपने क्या जस्टिफिकेशन दिया है? आर्टिकल 210 में लिखा हुआ है, उसके हिसाब से भाई आर्टिकल 210 में कहां पे लिखा हुआ है किसमें वर्ड ओनली यूज होता है? आपने डीडी बसु को कोट किया हुआ है आंसर की में, वेयर इट इज रिटन वर्ड ओनली, जो आपने यहां पे यूज किया ओनली, मैं अगर आपको दिखाऊंगा जहां कहीं भी इस आर्टिकल 210 के प्रावधानों का प्रयोग होता है उसके साथ साथ ये भी लिखा जाता है इमीडिएटली कि प्रोवाइडेड दैट द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली और चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल or person acting as such as the case may be may permit any member who cannot adequately express himself in any of the languages aforesaid to address the house in his mother tongue। आपको मैं एक और किताब दिखाता हूँ, दिस इज द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट एमएन कॉल की किताब है। किताब देखो कहां से पब्लिश होती है, लोकसभा सेक्रेटेरिएट से, एंड इसकी चैप्टर नंबर 36, लैंग्वेज एंड यूज इन लोकसभा, businesses in the house is required to be transacted either in Hindi or in English। immediately यहां लिखा जाता है the speaker may however permit any member who cannot adequately himself either these two languages। और पूरा इन्होंने विस्तार में समझाया कि क्यों हमारे यहाँ लैंग्वेज का कैसा प्रोसीजर है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी, मैंने पिछली बार वीडियो में बताया था, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी कहता है कि देयर इज नो ओनली 2 लैंग्वेजेस और In fact, with due permission of a speaker, a member can express himself apart from Hindi or English or official language। So the word only is an extreme word that makes option incorrect। ये ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन आपको वर्ड ओनली यूज नहीं करना चाहिए था, बिकॉज द वर्ड ओनली हैव बीन यूज्ड, दिस क्वेश्चन मस्ट बी डिलीटेड नाउ। और ये मैंने पिछली बार आप लोगों को प्रैक्टिकल करके भी दिखाया था कि प्रैक्टिकली ये कैसे ये प्रोविजन वर्कआउट होता है। मैंने तमिलनाडु असेंबली का एग्जांपल दिया था आपको, आंध्रा का भी मैंने कर्नाटक का एग्जांपल दिया था। नाउ एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, who got an opportunity to become professor of Indian philosophy in the University of California in 1911। So while looking at the justification, उन्होंने 2 सोर्स कोट किए हैं। एक डिक्शनरी है जहाँ पे सारे फ्रीडम फाइटर्स, फ्रीडम स्ट्रगलर्स, जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के लीडर्स थे उनके बारे में जिक्र किया गया। दूसरा ब्रिटानिका के बारे में उन्होंने मेंशन किया है। सो मुझे लगा हो सकता है कि हम लोगों के रिसर्च में हम लोगों को इस बात की जानकारी नहीं रही होगी, वी मिस्ड आउट। सो वाइल रीडिंग लेट मी सी कि इन्होंने क्या जस्टिफिकेशन दिया है। पेज नंबर हरदयाल, पेज नंबर 142। सो चलते हैं पेज नंबर 142 के ऊपर और देखते हैं 142 में क्या बात की गई है। 140, 141, दिस इज लाला हरदयाल।
लाला हरदयाल के बारे में जहाँ पे ये इन्होंने मेंशन किया है, आई रेड, कहीं भी इनके बारे में ये मेंशन नहीं है। ये 1911 में बर्कले यूनिवर्सिटी, बर्कले कैंपस, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में पढ़ाने के लिए गए हैं। लास्ट में जाके इट हैज मेंशन्ड इन अमेरिका, जब ये लास्ट में इनके 1927 के बारे में बताता है कि he went away Stockholm in Sweden and stayed there till October 1997. He was now a changed man. In 1920 he wrote that, and in 19 हरदयाल again sailed to USA. So late 1920s में इस बात का एविडेंस इनके सोर्स से मिलता है कि मे बी ही वॉज देयर इन अमेरिका, ही वॉज अपॉइंटेड द प्रोफेसर ऑफ संस्कृत फिलोसफी एट बर्कले यूनिवर्सिटी इन लेट 1920s। एंड सेम थिंग जो इन्होंने ब्रिटानिका को कोट किया है, जो उन्होंने कोट किया ब्रिटानिका को, he moves to United States in late 1920s and became a professor of Sanskrit at universities of California, Berkeley. So they have mentioned, ये उन्हीं का सोर्स है, this is not our source. And that source is categorically saying late 1920s, but your question was saying 1911. So सर लीपापोती क्यों कर रहे हो यार, किसके लिए कर रहे हो? What kind of rubbish expert you are? So this question should have been related. In fact, आपने जो सोर्स कोट किया है, आप ही का सोर्स कह रहा है कि 1911 में ही was not there. तो या तो आप सोर्स प्रोड्यूस करिए या फिर क्वेश्चन डिलीट होगा। फर्दर मूविंग सीमेंट इंडस्ट्री वाला क्वेश्चन, सीमेंट इंडस्ट्री वाला क्वेश्चन में आप खुद, आपने भी यही सोर्स यूज किए जो हम लोग सोर्स दिए थे, और आपने इसी सोर्स का प्रयोग करते हुए कहा है कि 13 स्टेट्स हैं जहां पे सीमेंट इंडस्ट्री में 87% सीमेंट इंडस्ट्री है कॉन्सेंट्रेटेड। सो आपने श्री कृष्ण सिन्हा वाले क्वेश्चन में चीफ का डिक्शनरी मीनिंग प्रीमियर बताया। सो सर उसी लॉजिक के हिसाब से मैं भी आपसे पूछना चाह रहा हूं कि AFU का डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है? इज इट 50%? 28 स्टेट्स में से 13 स्टेट्स कमिंग आउट टू बी 45%। सो नोवेयर इट कैन बी अंडरस्टूड AFU। अगर आप 3 स्टेट्स का नाम अपने क्वेश्चन में दिया है तो मैक्सिमम वी कैन एज्यूम 5, वी कैन एज्यूम 6, बट वी कांट एज्यूम 13। ये आपके क्वेश्चन फ्रेम करने वाले की गलती है। ही कुड नॉट फ्रेम द क्वेश्चन, सो व्हाई वी वुड बी पेनलाइज्ड? सो अगेन आई एम सेइंग दिस क्वेश्चन इज इनकरेक्ट। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नालंदा यूनिवर्सिटी वाज रीएस्टैब्लिश्ड इन बिहार। और भाई साहब ये क्वेश्चन तो अलग ही लेवल का है। अगर मैं इस क्वेश्चन में बीपीएससी के लॉजिक से जाऊं, उनके एक्सपर्ट्स के लॉजिक से, सो भारत कब आजाद हुआ था? तो 1947 छोड़ के सारा ईयर होगा। अब देखो बीपीएससी कहना है कि नहीं, इसका आंसर 2014 होगा, बिकॉज 2014 इट स्टार्टेड फंक्शनिंग। सो सर बाय द सेम लॉजिक भारत कब आजाद हुआ था? तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हुआ उस हिसाब से 1949 में हो सकता है। फुल फ्लेज कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू द पावर 1950 हो सकता है। मतलब आपका रिपब्लिक फंक्शनिंग 1950 से शुरू होता है। नहीं, आप फिर बोल नहीं, एक्चुअल इलेक्शन, जनरल इलेक्शन जब से होते तब से 1951-52 हो सकता है। एक्चुअल गवर्नमेंट जब फॉर्म हुई तब से भारत को आजाद मानेंगे, बिकॉज 1947 में तो वी वेर स्टिल हैविंग द डोमिनियन स्टेटस। कंप्लीट सोवरेनिटी केम व्हेन द इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भाई क्यों ऐसे वेग क्वेश्चन बना रहे हो? क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहा है तो दे दो ना, छोड़ दो ना। When all this, खुद नालंदा यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि वी वेर इस्टैब्लिश्ड इन नवंबर 2010। जो नालंदा यूनिवर्सिटी का एक्ट है उस एक्ट में लिखा है 2010। जो उनका नालंदा यूनिवर्सिटी
का जो रिपोर्ट एनुअल रिपोर्ट है वहां पे लिखा हुआ 2010। उसके अलावा मिनिस्ट्री, लोकसभा के स्टार्ट क्वेश्चन 2010। तो भाई मंदबुद्धि वाले एक्सपर्ट्स, क्या जरूरत है? और तुमने खुद के एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ कि स्टार्टेड फंक्शनिंग। अगर दम था तो लिख देते ना। अगर दम था तो यहां पे ये क्यों लिखा था, यूनिवर्सिटी स्टार्टेड फंक्शनिंग 2014? क्वेश्चन तो रिस्टैब्लिशमेंट पूछा गया था, सो लिखा जाना चाहिए था ना फंक्शनिंग इज इक्वल टू एस्टैब्लिशमेंट। दम था हजूर तो लिख के देते ना, ये चुपके से एक लाइन लिख के भाग क्यों गए? सो माई लॉर्डशिप, मेरे हुजूर, मेरे आका, मेरे एक्सपर्ट, इसको गलत मान लेते तो कौन सा नाक कट जाता। ये क्वेश्चन जब सरासर गलत है तो यू शुड हैव एक्सेप्टेड इट। सो नालंदा यूनिवर्सिटी वाला क्वेश्चन अगेन मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं कि यह क्वेश्चन गलत है। एंड बीपीएससी आपको इसको डिलीट करना पड़ेगा। उसके अलावा इस क्वेश्चन के हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन की बात की जाए, सो स्थगन से सत्रावसान होता है। सो स्थगन, हिंदी में स्थगन मतलब एडजॉर्नमेंट और इंग्लिश में प्रोरोगेशन। इस कारण से इसके दो आंसर्स पॉसिबल है हिंदी में। सो इस वाले क्वेश्चन में उनका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। इस वाले क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन में इन हिंदी वर्जन, यहां पे ये हिंदी वर्जन का सहारा ले रहे हैं। द्रव्यमान मींस मास। सो मतलब आप अपने सुविधा के हिसाब से इंग्लिश वर्जन के साथ साथ हिंदी वर्जन का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब हम बोलेंगे कि सर आपके हिंदी वर्जन में प्रॉब्लम है, तो आप हमसे कहेंगे कि नहीं इंग्लिश वर्जन विल प्रिवेल ओवर द हिंदी वर्जन। और एक ऐसे राज्य में आप इस बात को एक्सपेक्ट कर रहे हैं जहां पे हिंदी इज द मेन लैंग्वेज, जहां पे बच्चा पूरे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में कहीं से भी उसको इंग्लिश से सरोकार नहीं है। वो प्रीलिम्स भी एग्जामिनेशन में हिंदी में दे रहा है, वो मेंस एग्जामिनेशन में हिंदी में दे रहा है, वो इंटरव्यू भी हिंदी में दे रहा है। तो हाउ वी कैन एक्सपेक्ट हिम कि वो हर क्वेश्चन का हिंदी और इंग्लिश साथ साथ पढ़ते चलेगा? भाई समझ में भी आना चाहिए इंग्लिश। और आप खुद अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए हिंदी का सहारा ले रहे हैं, हिंदी वर्जन का द्रव्यमान। तो सुनील ग्रोवर इसके लिए किताब निकाला है पेंगुइन से, दोगलापन। ठीक है, सो दैट विल, इससे आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। फर्दर आगे बढ़े, सो इसके अलावा एक 2-3 क्वेश्चंस और हैं, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट बोथ सुप्रीम एंड हाई कोर्ट, बट व्हाट अबाउट द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वायलेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज ऑल्सो, वो बहुत ही बड़ा टर्म है। या आई एग्री कि क्वेश्चन ऑफ फंडामेंटल राइट जो एग्जामिनर का सेंस है, बट तुम इतना वेग क्यों बना रहे हो यार? आपसे क्वेश्चन से फ्रेम नहीं हो पा रहा क्या? फॉलिंग पोटेंशियल एनर्जी वाला जो क्वेश्चन है, वहां पे भी 2 आंसर पॉसिबल है। सो मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं कि ये 5 प्रश्न जो 5-6 हमने डिस्कस किए तो सरासर गलत है। नालंदा यूनिवर्सिटी वाला, बिहार डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला, ये हिंदी ट्रांसलेशन वाला, उसके बाद वो लाला हरदयाल वाले पर इनफैक्ट जो बीपीएससी के एक्सपर्ट है, दे आर मिसलीडिंग द स्टूडेंट। भाई जब कोट करके निकल गए, उस कोट में कहां लिखा हुआ है 1911 में वहां पे बना है? जो आपने सोर्स दिया, सोर्स में कहां लिखा हुआ है? सो दिस इज क्लियर कट, आप चीजों को लिपापोती करना चाह रहे हैं। आपने इस बात को समझा कि हाँ क्वेश्चन में गलत तो है, सरासर कैसे नहीं मानेंगे, तो आपने पैसा भी तो लिया है, कैसे नहीं
₹250-250 लिए हैं, एक्सचेंज नहीं करेंगे तो बच्चा लोग बोले भाई पैसा लेके अपने ही मन से किया, अपने हिसाब से लिपा पोती कर ली। लेकिन जो क्वेश्चन सच में गलत है उनको अपने गलत नहीं किया। हाउ फंक्शनिंग कैन बी इक्वल टू रीएस्टैब्लिशमेंट? सो दिस इज अ क्लियर कट केस ऑफ मिसलीडिंग, प्रेजुडिस एंड बायसनेस। आपको जो सही करना है आपने वही सही किया, आपने जेन्युइन बहुत कम एक्सेप्ट किए हैं अपने हिसाब से, और इन क्वेश्चन को मैं डंके के चोट पर इनको डिलीट करना चाहिए। सो आई हम्बली रिक्वेस्ट कि आप प्लीज यू मस्ट रिलीज अ सेकेंड आंसर की डिलीटिंग ऑल दिस क्वेश्चंस। एंड as a next strategy, we are going to submit a representation before the Honorable Chancellor, Honorable Governor of the Bihar, कि हुजूर इन सारे क्वेश्चंस में गलतियां हैं, बाकायदा हम लोग जो सरकारी डॉक्यूमेंट हैं, एक्ट्स हैं, किताबें, उनको लेकर हम आ रहे हैं, ये गलत है। इसके बावजूद भी आयोग इन प्रश्नों को गलत नहीं मान रहा है। और हमें ये पता है कि कोर्ट केस में होने के बाद जो एलिमेंट ऑफ डाउट वाले क्वेश्चंस होते हैं वो कमीशन के फेवर में जाते हैं, लेकिन कोर्ट कभी ये नहीं कहता कि हाँ आप बिल्कुल रात को दिन बोलो, दिन को रात बोलो, वहां पे भी कमीशन को मिलेगा बेनिफिट। ओनली द क्वेश्चन वेयर देयर इज element of doubt, so benefit of doubt is given to the commission. But when a question is patently demonstrably wrong, where you cannot get a benefit of doubt, so this is what our submission is, that before this honorable BPSC, that you must release a second answer key, and meanwhile we will submit a representation before the Honorable Governor of the Bihar. Thank you.